हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह सब एग्जाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्र, आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 16 महाजनपदों का हम लोगों ने अध्ययन किया है ना, कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और आप ये भी जान लें कि सबसे पहले हमारा जन विकसित हुआ था ऋग्वैदिक काल में, और धीरे धीरे जनपद आया, और जनपद के बाद फिर उत्तर वैदिक काल में महाजनपद विकसित हुआ। उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा वो महाजनपदों का काल का समय रहा। महाजनपद का एक उत्कर्ष का काल कह सकते हैं हम, है ना। और इसी उत्कर्ष के काल में मगध जो था, 16 महाजनपदों में से मगध एक जनपद रहा जो काफी विकसित किया, है ना। मगध साम्राज्य के रूप में एक विकसित हुआ, और मगध साम्राज्य को एक विकसित करने में बहुत सारे वंशों का अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसी वंश में देखें कि मगध साम्राज्य की जब मैं वंश की बात करूं तो सबसे पहला जो वंश आता है मगध साम्राज्य में वो विरिद्रथ वंश आता है। सबसे पहला कौन सा वंश आता है? तो विरिद्रथ वंश, जिसका विरिद्रथ वहां का राजा था और जरासंध उसका क्या था? पुत्र था। तो पहला जो वंश आता है उस चीज को याद रखेंगे कि पहला वंश जो है वो विरिद्रथ वंश है, विरिद्रथ वंश है। दूसरा वंश जब हम लोग देखते हैं तो दूसरा वंश जो आता है वो हर्यक वंश है, हर्यक वंश है। तीसरा नागवंश है, नागवंश है, शिशुनाग वंश या नागवंश कह सकते हैं। चौथा नंद वंश है। चौथा कौन सा वंश है? तो नंद वंश है। और पांचवा जो वंश रहा है वो फिर मौर्य वंश रहा है, मौर्य वंश। ठीक है। तो मगध साम्राज्य में ये 5 वंशों की जो भूमिका रही है वो सबसे ज्यादा रही है। मगध साम्राज्य के विकास में एक साम्राज्य के रूप में महाजनपद को एक साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट कर देना, इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो इन 5 वंशों का रहा है। इन 5 वंशों में भी देखें कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा वंश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो वो मुख्य रूप से 4 वंश होगा। ऊपर वाले वंश तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पढ़ लेना है इसे छोटा मोटा के रूप में, तो वो ठीक है। हर्यक वंश, इसके बारे में पढ़ना है। नाग वंश, इसके बारे में पढ़ना है। नंद वंश, इसके बारे में पढ़ना है। और मौर्य वंश, इसके मौर्य वंश के बारे में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है, सबसे ज्यादा। और यही सबसे बड़ा वंश के रूप में भी रहा है। सबसे ज्यादा हमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ाई करनी है, इस चीज को याद रखें। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, हर्यक वंश का जो शासन काल रहा है वो कितना शासन काल रहा है? तो 544 से 412 ईस्वी। हर्यक वंश का शासन काल 544 से 412 ईस्वी रहा। नाग वंश का जो शासन काल रहा वो 412 से 344 ईस्वी रहा। ठीक है। और फिर हम लोग नंद वंश के बारे में देखेंगे। नंद वंश के बारे में देखेंगे तो 344 से 323 बीसी, 344 से 323 बीसी, 323 बीसी। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे? इन 4 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अलग से पढ़ने जा रहे हैं। मौर्य वंश की जो भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी वो अलग से इस वंश का हम लोग पढ़ाई करेंगे। मुख्य रूप से अभी हम लोग 3 वंशों के बारे में एक सरसरी निगाह से हम लोग देख लें। विरिद्रथ वंश बोला जाता है, विरिद्रथ वंश के बारे में बोला जाता है कि ये जो था वो मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य नहीं कहिए, मगध जो साम्राज्य रहा है यह मगध का संस्थापक रहा है। ये आपका विरिद्रथ जो रहा है वो मगध का पॉइंट बनेगा हमारा, मगध का संस्थापक रहा है, मगध का संस्थापक।
ये एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछता है कि मगध का संस्थापक कौन है, तो वीरित्रथ है। दूसरा प्रश्न इसी से आपका निकलता है कि मगध का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, तो यहां पर लिख सकते हैं बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक है। हर्यक वंश का, हर्यक वंश का जो बिंबिसार जो था वो मगध का वास्तविक संस्थापक था। बिंबिसार, बिंबिसार ये क्या था, तो मगध का वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछ दे कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन रहा है, तो बिंबिसार रहा। बिंबिसार के बारे में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देख लीजिए। पहला तो ये हो गया बिंबिसार के बारे में कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन रहा, बिंबिसार रहा। दूसरा इसी में बिंबिसार किस वंश का है, तो बिंबिसार जो है वो आपका हर्यक वंश का है। बिंबिसार किस वंश का है, तो बिंबिसार हर्यक वंश का है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये देख सकते हैं कि मगध के क्षेत्र में अस्थाई और नियमित रूप से सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था, तो बिंबिसार था। तो तीसरा पॉइंट यहां पर दे सकते हैं, अस्थाई और नियमित रूप से, अस्थाई और नियमित रूप से सेना रखने वाला, अस्थाई और नियमित रूप से सेना रखने वाला शासक कौन था। अगर आपसे पूछेगा कि अस्थाई और नियमित रूप से सेना रखने वाला शासक कौन था, तो अस्थाई और नियमित रूप से सेना रखने वाला शासक कौन था, तो आपका मगध था, बिंबिसार था, है ना, जो मगध क्षेत्र में अपना शासन को स्थापित करता है और अस्थाई और नियमित रूप से सेना रखने वाला ये प्रथम शासक कहलाता है मगध का। और मगध का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाए तो बिंबिसार जो होगा वो मगध का क्या होगा, वास्तविक संस्थापक होगा। इतना आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है मगध को लेकर, है ना, इतना आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है मगध को लेकर। ठीक है, हर्यक वंश अस्थाई और नियमित सेना रखने वाला हर्यक वंश का बिंबिसार है। ठीक है, अब देखिए हर्यक वंश में ही दूसरा जो शासक होता है वो अजातशत्रु होता है। ये हमने बिंबिसार के बारे में बताया। और दूसरा जो शासक है अजातशत्रु, हर्यक वंश का अजातशत्रु, ये किस वंश का है, तो ये आपका हर्यक वंश का है। अजातशत्रु किस वंश का है, तो हर्यक वंश का है। ठीक है, अजातशत्रु के शासन काल में जो दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अजात जो शत्रु था और अजातशत्रु के शासन काल में क्या हुआ था, तो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कौन सी बौद्ध संगतियां थी, तो प्रथम बौद्ध संगतियां थी। प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। और अजातशत्रु ने लिच्छवी को परास्त किया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ की जो लिच्छवियां थी उसको इन्होंने परास्त किया और लिच्छवी के साथ युद्ध में, तो यहां पर लिख सकते हैं लिच्छवी के साथ युद्ध में इसने दो हथियार का प्रयोग करता है। पहला हथियार क्या होता है, महाशील कंटक, और दूसरा रथ मूसल। ये पूछेगा रथ मूसल और पहला जो है महाशील कंटक है, महाशील कंटक। ये दो हथियार हैं। लिच्छवी के साथ युद्ध में रथ मूसल और महाशील कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर दीजिए, यही आपका प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है,
कि लिच्छवियों के साथ, किसके साथ, तो वज्जी संघ के लिच्छवियों के साथ अजातशत्रु ने जो युद्ध किया उसमें किन दो हथियारों का प्रयोग किया, तो रथ मूसल और महाशील कंटक। महाशील कंटक कहने का मतलब होता है गुलेल। जिस प्रकार से गुलेल हम लोग देखते हैं ना, तो उस प्रकार से ये एक विस्तृत रूप से बड़ा गुलेल था। और रथ मूसल, रथ के आगे एक प्रकार का चक्र बना हुआ होता था। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ती थी तो वह चक्र जो है वो घूमता था और जो भी सैनिक होते थे वो उस चक्र के सामने आते तो उनका सर कट जाता था। तो ये था आपका रथ मूसल। यही दो चीज इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु के बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, समझ गए ना बात को। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हम लोग देखते हैं उदाइन के बारे में देखते हैं। हर्यक वंश का जो तीसरा शासक रहा है वो उदाइन रहा है। और उदाइन ने क्या किया है, तो उदाइन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदाइन ने किसकी स्थापना की, तो पाटलिपुत्र की स्थापना की। एक चीज को याद रखेंगे, अजातशत्रु जो था वो अपने पिता का हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इस चीज को याद रखिएगा, अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता का हत्या करके गद्दी पर बैठा। उसी प्रकार से उदाइन जो था अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करके गद्दी पर बैठा था, है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ना। इसलिए ये सभी पॉइंट को आप लोग जरूर एक बार याद कर देंगे। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन रहा है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक रहा है। ठीक है, और इसी के बाद किस वंश की स्थापना होती है, तो इसके बाद हमारी नाग वंश की स्थापना होती है। हर्यक वंश का इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। बिंबिसार के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अस्थायी और नियमित सेना रखने वाला। मगध को एक साम्राज्य के रूप में कन्वर्ट किसने किया, तो मगध को एक साम्राज्य के रूप में बिंबिसार ने कन्वर्ट किया, है ना। मगध का वास्तविक संस्थापक अगर हमें पूछा जाएगा तो मगध के वास्तविक संस्थापक हम बिंबिसार को ही लगाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और बिंबिसार किस वंश का था, तो ये हर्यक वंश का था। अजातशत्रु के बारे में बौद्ध संगति का आयोजन होता है ना। लिच्छवियों के साथ जो इसने युद्ध किया अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए, तो रथ मूसल और महाशील कंटक नामक हथियारों का इसने प्रयोग किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक आपका नागदशक है। ये हर्यक वंश का पूरा। नागवंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है ना, कालाशोक नागवंश का था। और कालाशोक के शासनकाल में ही हम देखते हैं शिशुनाग, सबसे पहला शासक शिशुनाग रहा है। नागवंश का जो संस्थापक हम कह सकते हैं शिशुनाग को, ये संस्थापक है। नागवंश का संस्थापक कौन है, तो शिशुनाग है। और इसका जो दूसरा शासक जो हुआ था वो हुआ था कालाशोक हुआ था। कालाशोक क्यों प्रसिद्ध है, तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ वो कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में हुआ। और कहां पर हुआ, वैशाली में हुआ। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में और वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगति में आप लोग लिख सकते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बट गया था। बौद्ध संप्रदाय दो भागों में, बौद्ध संप्रदाय दो भागों में। ठीक है, बौद्ध संप्रदाय कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। और दो भाग में पहला कौन था, अस्थावीर। पहला कौन था,
स्थविर और दूसरा कौन था? महासांघिक। ये था आपका किस? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति होती है और वैशाली इसका क्षेत्र रहता है जहां पर द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, और इसमें बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बट गया था, स्थविर और महासांघिक में बट गया था। तो कालाशोक जो है ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए? कालाशोक को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और शिशुनाग और कालाशोक, नागवंश में यही दो राजा आपको पढ़ना है। शिशुनाग जो था वो नागवंश का संस्थापक रहा है, और कालाशोक जो है ये भी नागवंश का राजा रहा। इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश है और शिशुनाग वंश है। जो शिशुनाग वंश है इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका शासनकाल हम लोग लिख लेंगे। नागवंश का जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक रहा है? तो 412 से 344, 412 से 344 BC, ये आपका नागवंश का शासन रहा है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था हर्यक वंश पढ़ा था। हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 544 से 412 BC हर्यक वंश का शासनकाल रहा है। इसके बाद जो आता है दूसरा नंद वंश आता है। नंद वंश नंद वंश का जो संस्थापक है उसको हम लोग उग्रसेन भी कभी कभी कहते हैं, महापद्म नंद भी कहते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद है। महापद्म नंद है। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद है। ठीक है, जो किसका संस्थापक रहा है? नंद वंश का संस्थापक रहा है। इसका सबसे क्रूर शासक जो था वो घनानंद था, है ना। नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो लिख सकते हैं नंद वंश का शासनकाल 344 से 323 BC नंद वंश का शासनकाल है। कितना है? 344 से 323 BC है। किसका? नंद वंश का। और इसके जो संस्थापक जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो महापद्म नंद रहे। नंद वंश के संस्थापक कौन रहे? तो महापद्म नंद रहे। क्लियर है यहां तक? आइए, नंद वंश का जो अंतिम जो शासक जो था वो घनानंद, और घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में घनानंद पराजित हो जाता है, और घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना करते हैं? तो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो हम लोग मौर्य वंश के बारे में जो पढ़ेंगे वो एक अलग पूरा क्लास ही जो हमारा होगा वो मौर्य साम्राज्य का क्लास होगा। समझ गए बात को? हम लोग आज मगध के बारे में और कुछ महाजनपदों के बारे में भी आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से महाजनपद हैं और उस जनपद से संबंधित क्या बातें हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं आज हमारे सामने। तो देख लिया जाए एक बार। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। देखिए, प्रश्न से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिया, नागवंश के बारे में पढ़ लिया और नंद वंश के बारे में पढ़ लिया। इतना ही हर्यक वंश से जो प्रश्न मैंने आपको बोर्ड पर दिखा, जो पॉइंट लिखा, यही अधिकतर एग्जाम में पूछता है ना। इसके अलावा और नहीं, उतना नहीं पूछता, बस इतना ही पूछता है। तो इतना एक बार हम लोग देख लेंगे, उससे क्या है कि प्रश्न हमारा आ जाएगा और फिर हम लोग क्वेश्चन कर देते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं तांबे के, सोने के, रांगा के, चांदी के। कौन होंगे भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के? देखिए, भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो होंगे वो किसके होंगे? चांदी के सिक्के होंगे, है ना। और ये सिक्के किस प्रकार के थे? तो ये सिक्के पंचमार्क सिक्के थे, है ना। इसे पंचमार्क सिक्का कहा जाता था या आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तो चांदी के थे।
चांदी के थे। और सिक्के का नाम क्या था? चांदी के सिक्के थे, लेकिन इसका नाम क्या था? तो इसका नाम लिख दीजिएगा पंचमार्क, पंचमार्क सिक्के, ठीक है। या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं आहत मुद्रा, आहत मुद्रा। क्लियर है? भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के तांबे के थे। सो जो प्राप्त हुए थे, तो प्राप्त जो सर्वप्रथम हुए वो हमें चांदी के प्राप्त हुए, और वो पंचमार्क थे, आहत मुद्रा वो कहा जाता था। पंचमार्क कहने का मतलब ये हुआ कि उस सिक्के पर 5 प्रकार का चिन्ह या आकृति बना होता था। तो पहला का आंसर क्या होगा? 4 होगा। कौन सा सुमेलित है ना? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंग की चंपा, कौशल का अहिछत्र, वत्स का कौशांबी और विराट नगर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंग का चंपा, कौशल का अहिछत्र, वत्स की कौशांबी और इसका विराट नगर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अंग का चंपा तो सुमेलित है, अंग का जो क्षेत्र रहा है भागलपुर का क्षेत्र रहा है। कौशल, कौशल का अहिछत्र, ये सुमेलित आपका नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे? कौशल का अहिछत्र, ये आपका सुमेलित नहीं है। कौशल का अहिछत्र जो है ये सुमेलित नहीं है। कौशल की जो राजधानी रही है वो श्रावस्ती रही है। कौशल की राजधानी कहां रही है? तो श्रावस्ती रही है। वत्स का कौशांबी ये सही है। और मत्स्य जो राजस्थान के क्षेत्र में था, मत्स्य याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि मत्स्य का जो क्षेत्र है वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्र में मत्स्य है, और इसकी जो राजधानी रही है वो विराटनगर रहा है। आंसर क्या होगा? आंसर 2 होगा, है ना। यही सुमेलित नहीं, अहिछत्र नहीं होगी। कौशल की राजधानी क्या हो जाएगी? श्रावस्ती हो जाएगी। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? एमपी के क्षेत्र में उज्जैन पड़ता है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। इसका प्राचीन नाम क्या था? बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। क्लियर कर लीजिएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो अवंतिका है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या होगी? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र, मथुरा, क्या होगी? उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी होगी वो क्या होगा? अहिछत्र होगा। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र। तो आंसर क्या लगाएंगे? अहिछत्र को आंसर लगाएंगे, है ना। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी रही वो अहिछत्र रही है, आंसर अहिछत्र को लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर उत्तरी पांचाल पूछा है, तो यहीं पर दूसरा आप लोग लिख दीजिएगा दक्षिणी पांचाल। दक्षिणी पांचाल, दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है? तो दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो है वो काम्पिल्य है, काम्पिल्य है दक्षिणी पांचाल की राजधानी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है? तो काम्पिल्य है। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी आपका काम्पिल्य हो गया। इस टॉपिक से हर हालत में मान के चलिए कि एंशिएंट ज्योग्राफी का, एंशिएंट हिस्ट्री का अगर प्रश्न पूछ रहा है तो इस टॉपिक से 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपके हर हालत में होंगे ही होंगे विभिन्न एग्जाम में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? वज्जी की, वत्स की, काशी की, शूरसेन की। बताइए। मथुरा जो रहा है वो किसकी राजधानी रहा है? वज्जी, वत्स, काशी, शूरसेन।
16 महाजनपदों के युग में। तो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा जो राजधानी रहा है वो सूरसेन की राजधानी रहा है। मथुरा सूरसेन, मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड। यहां पर एक चीज को सुधार दीजिएगा, ये आपका होगा रुहेलखंड। क्या होगा? रुहेलखंड होगा। ठीक है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र कहलाता है वो एमपी प्लस यूपी की सीमा, एमपी प्लस यूपी की सीमा का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। रुहेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड हो गया एमपी प्लस यूपी की सीमा, रुहेलखंड का जो क्षेत्र हो गया इसे आप लोग कर देंगे, रुहेलखंड का क्षेत्र को हम लोग कर सकते हैं यूपी प्लस दिल्ली, ये कर सकते हैं पंजाब प्लस हरियाणा का सीमा क्षेत्र। पंजाब प्लस हरियाणा, कुछ दिल्ली भी रख सकते हैं इसमें। दिल्ली का जो आसपास का जो सीमा क्षेत्र होता था वो रुहेलखंड का क्षेत्र हमारा कहलाता था, है ना। तो इसका आंसर जो होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में होगा। कहां पर होगा? तो राजस्थान के क्षेत्र में होगा। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा मगध का था, वज्जी का था, कौशल का था, अंग का था, किसका था? बताइए। चंपा जो था वो किसकी राजधानी थी? मगध, वज्जी, कौशल, अंग। तो देखिए, जो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो था वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग जो है वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान में भागलपुर प्लस मुंगेर, वर्तमान में भागलपुर प्लस मुंगेर का क्षेत्र आपका कहलाता है क्या? अंग, है ना। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी और वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र कहलाता है। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास की मतलब नगर की जो आकृति जो बनी हुई है वो किस प्रकार की बनी हुई है? हम लोग एक चीज पढ़े होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वो कैसी थी? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो हम लोग पढ़े हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति रही है वो त्रिभुजाकार रही है। समझ गए न बात को? लेकिन यहां पर क्या प्रश्न पूछ रहा है? श्रावस्ती नगर की आकृति कैसी थी? तो श्रावस्ती नगर की जो आकृति रही है वो अर्धचंद्राकार थी। यूपी के क्षेत्र में पड़ता है श्रावस्ती, है ना। और इसकी आकृति कैसी थी? तो इसकी आकृति अर्धचंद्राकार थी। क्या आंसर लगाएंगे? श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था? तो श्रावस्ती नगर विन्यास आप लोग अर्धचंद्राकार आकृति का लगाइए। क्लियर है? आइए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही? बहुत सुंदर प्रश्न है। मगध, इतना आप जान लीजिए कि 16 महाजनपदों में मगध ही हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मगध से ही बार बार प्रश्न पूछेंगे क्योंकि मगध जो साम्राज्य था, यहाँ के जो राजा थे, अन्य 15 महाजनपदों को अपने में मिला लिया था। अन्य 15 अशोक तक सभी के सभी जो 15 महाजनपद थे वो पूरा का पूरा वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था, मगध के अंतर्गत आ गया था।
इस चीज को याद रखिए। मगध जो था वो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था, और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित होने के पीछे कारण क्या रहता है, तो एक तो भौगोलिक कारण भी होता है, दूसरा वहां के जो शासक होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा साम्राज्य कितना शक्तिशाली होगा। क्लियर है? आइए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगिरा, चंपा। जल्दी से बताइए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की जो प्रारंभिक राजधानी रही है वो राजगिरा रही है, याद रखिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरा रही, और इसी राजगिरा में क्या हुआ था, हमारा प्रथम बौद्ध संगति भी हुआ था। लिख दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति इसी राजगिरा में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति इसी राजगिरा में हुआ था। समझ गए ना बात को? आइए, अजातशत्रु थे उस समय। कल्पी नगर किस नदी के तट पर है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। कल्पी नगर, कल्पी जो है यूपी में पड़ता है। कल्पी जो नगर है ना, ये यूपी के क्षेत्र में आता है। किस नदी के तट पर है? गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, कृष्णा है। तो कल्पी आपका किस नदी के किनारे होगा? तो यमुना नदी के किनारे होगा। आंसर लगा दीजिएगा, यमुना नदी। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है, अशोक है, बिंबिसार है, महापद्मनंद है। बताइए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है, अशोक है, बिंबिसार है, महापद्मनंद है। पाटलिपुत्र के संस्थापक, तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र के जो संस्थापक होंगे वो कौन होंगे? तो उदयन होंगे। उदयन ने ही पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, जिसको हम लोग कुसुमपुरा के नाम से जानते। उस समय पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो कुसुमपुरा। कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था पाटलिपुत्र को। उज्जैन और वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से और कौशाम्बी से। उज्जैन और वासवदत्ता की दंत कथा संबंध। दंत कथा मतलब ऐसा कथा जो बनाया गया कथा, वाकिफ में है या नहीं इसकी बारे में जानकारी नहीं है, इस कारण से इसे दंत कथा कहा गया, जो खुद से बनाया गया कथा। जैसे हम लोग जब बच्चे रहते थे तो उस समय क्या होता था कि जो दादी लोग हैं या नानी लोग हैं वो कहानियां सुनाई करती थी, तो वो दंत कथा होता, खुद बनाती थी, खुद वो बनाकर सुना देती थी हम लोगों को, दंत कथा था। उद्यन और वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो उद्यन और वासवदत्ता की दंत कथा का संबंध किससे है? तो उद्यन और वासवदत्ता की दंत कथा का संबंध है उज्जैन से। याद रखिएगा, किससे है? तो उज्जैन से है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, लिच्छवी। बहुत सुंदर प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य वंश के द्वारा, नंद वंश के द्वारा, गुप्त वंश के द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा। अजातशत्रु इसी लिच्छवी से लड़ा था। इसी लिच्छवी, वज्जी संघ के जो लिच्छवी थे, इसी से अजातशत्रु लड़ाई किए थे, और उन्होंने रथ, मूसल और महाशिलकंटक नामक 2 हथियारों का प्रयोग इसी लिच्छवी के विरुद्ध में किया था। ये भी पूछ देता है कि अजातशत्रु ने किसके विरुद्ध में रथ, मूसल और महाशिलकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? तो यही लिच्छवी था जिसके विरुद्ध में रथ, मूसल और महाशिलकंटक नामक हथियार का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। और हर्यक वंश का था अजातशत्रु, बताइए।
वैशाली। तो इसका आंसर मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया, आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका लिच्छवी होगा। क्लियर है? आइए किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया था? बताइए। वज्जी संघ को हराया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था, कौन था? वज्जी संघ को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्मनंद, अजातशत्रु। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा, अजातशत्रु होगा। चलिए, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में, शिशुनाग वंश के शासनकाल में। मालवा क्षेत्र पर मगध सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में, शिशुनाग के शासनकाल में। बोलिए, किसके शासनकाल में हुआ था? तो मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ। याद रखिएगा, किसके शासनकाल में हुआ? तो शिशुनाग वंश के शासनकाल में। शिशुनाग वंश नागवंश का राजा था, प्रथम राजा हम कह सकते हैं, नागवंश का संस्थापक भी कह सकते हैं शिशुनाग को। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताना है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? और आप लोग देख लीजिए, जेपीएससी और जेटेट का हमारा क्लास चल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग जेपीएससी और जेटेट का घर बैठकर ही ऑनलाइन क्लास की सुविधा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो संपर्क नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट जरूर करेंगे, है ना, जिससे पता चलेगा कि कौन कौन सी क्लास की सुविधाएं इस ऐप के माध्यम से आप लोगों को दिया जा रहा है, और उसका आप लोग उपयोग करें और अपने जीवन को, है ना, सफल बनाएं। आइए, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताना है आपको। तो मगध में नंद वंश का जो संस्थापक रहा है वो कौन रहा है? महापद्मनंद रहा है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले कौन सा वंश आता है, क्रम से आपको मिलाने के लिए दे देगा। तो सबसे पहले वृद्धरथ वंश आएगा, वृद्धरथ वंश के बाद हर्यक वंश आएगा, हर्यक वंश के बाद आपका नाग वंश आएगा, और नाग वंश के बाद आपका नंद वंश आएगा, और नंद वंश के बाद फिर आपका मौर्य वंश आएगा, है ना। तो ये क्रम दिया हुआ है मगध के दृष्टिकोण से। तो मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद जानते हैं। और नंद वंश का शासनकाल कितना से कितना समय तक रहा, मैंने आपको बताया भी था। बताइए, नंद वंश का शासनकाल कितना से कितना समय तक रहा? शुरू में मैंने आपको बताया था। तो आंसर क्या देंगे? 344 से 323 बीसी ये नंद वंश का शासनकाल रहा है। मगध राजवंशों का कालानुक्रम, देखिए आ गया प्रश्न। अभी मैंने आपको बताया था कि वंश के कालानुक्रम देते हैं, तो बताना है आपको कौन सा वंश पहले आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन सा आता है। कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला वंश कौन होगा? अभी ना बताए थे आप लोगों को। तो सबसे पहला वंश में आप लोग दीजिएगा हर्यक वंश दीजिएगा, सबसे पहला वंश है भाई मेरे। दूसरा वंश कौन सा आ जाएगा? हर्यक वंश के बाद नाग वंश आ जाएगा, तो नाग वंश या शिशु नाग वंश, शुंग वंश भी हम लोग दे सकते हैं, है ना। शिशु नाग वंश भी कह सकते हैं, नाग वंश। तीसरा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा हम लोग देंगे नंद वंश। नंद वंश
और उसके बाद चौथा हम लोग क्या देंगे, मौर्य वंश। मौर्य वंश, ये 4 वंश है, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसको आपको मिला के लिख देना है। तो देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है, उसी के अनुसार आप लोग क्रम दे दीजिएगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार में थे, है ना। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध जो वेद था जीवक, वो किसके दरबार में थे, बिंबिसार के दरबार में, चंड प्रोदत्त के दरबार में, प्रसन्नजीत के दरबार में, उदयन के दरबार में। बताइए बिंबिसार किसके दरबार में थे। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार में था, तो प्रसिद्ध वेद जीवक बिंबिसार के दरबार में था, याद रखें। अब कंफ्यूजन एक और करेगा, बिंबिसार और बिंदुसार। देखिए कंफ्यूजन इतिहास में कहां करता है, राजा के नाम को लेकर, एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है। बिंदुसार का जो संबंध होगा वो मौर्य साम्राज्य से होगा, और बिंबिसार का जो संबंध होगा वो हर्यक वंश से होगा। समझ गए ना। और फिर एक और आपको कंफ्यूजन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये 3 नाम। तो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त साम्राज्य का होगा। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का होगा, और जहां चंद्रगुप्त मौर्य लिखा होगा तो ये मौर्य साम्राज्य का लगा दीजिएगा। इस चीज को याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम में मौर्य है तो ये मौर्य साम्राज्य का होगा। चंद्रगुप्त प्रथम, तो प्रथम के पहले गुप्त है, गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी गुप्त वंश का होगा, और चंद्रगुप्त द्वितीय ही ने अपने नाम पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था। नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था मगध पर, तो नंद वंश के बाद मगध पर जो वंश आया था वो मौर्य वंश आया था। याद रखिएगा, नंद वंश के बाद मगध पर कौन सा वंश आया था, तो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश आया था। चलिए, एक तरफ जनपद दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपकी राजधानी दिया हुआ है, तो इसको मिलाना है। तो कुरु का क्या होगा, इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र होगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ लगा दीजिए। पांचाल का बताइए, पांचाल का क्या होगा, तो पांचाल का आप लोग लगाएंगे अहिछत्र लगाएंगे। कौशल का साकेत लगाएंगे, और वत्स का कौशाम्बी लगाएंगे। कौशल का साकेत और वत्स का क्या होगा, तो वत्स का जो होगा वो आपका कौशाम्बी होगा। ठीक है, यही आप लोग मिला लीजिएगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ होगा, पांचाल अहिछत्र होगा, कौशल साकेत होगा, वत्स आपका कौशाम्बी होगा। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था, अभी बताया है मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो मगध में नंद वंश का संस्थापक आपका महापद्मनंद है, जो नंद वंश के संस्थापक थे, प्रथम थे। उग्रसेन भी इन्हें कभी कभी कहा गया कहीं कहीं उग्रसेन। काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो काल्पी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। काल्पी नगर किस नदी के तट पर है, तो काल्पी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं, वह कौन से राजकुमार हैं जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं, बताइए। अजातशत्रु, चंद्रप्रोदत्त, प्रसेनजीत, उदयन। तो याद रखिएगा, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है तो उनका नाम क्या होगा, अजातशत्रु होगा, जो उत्तरदायी। अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, उसके पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम है बिंबिसार। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या है, बिंबिसार। बिंबिसार,
है ना। और बिंबिसार का जो पोता है वो कौन है, तो उदयन है। बिंबिसार का पोता उदयन है। और उदयन का पिता कौन है भाई, तो उदयन का पिता है अजातशत्रु। ठीक है। और उदयन ने अपने पिता का हत्या ये भी कर दिया था, ये भी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में है और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, वह कौन सा महाजनपद है, तो असमक। और असमक की राजधानी क्या है, तो असमक की राजधानी जो होगा वो होगा पोतन। असमक की राजधानी क्या होगा, पोतन होगा, याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी किसका, पंचाल का, कुरु का, चेदी का, अवंती का, किसका था, सुक्तिमती राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसका, पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसकी राजधानी थी, सुक्तिमती। तो चेदी की राजधानी सुक्तिमती था। चेदी की राजधानी क्या था, सुक्तिमती था। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो क्लास रहा, तो आज के क्लास में हम लोग मगध से संबंधित कुछ जनपदों के बारे में पढ़े। 16 महाजनपदों में कुछ मगध के बारे में पढ़े और कुछ अलग महाजनपद का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब समझिएगा बात को कि अगला जो हमारा कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य जो था वो साम्राज्य क्यों बना, किसी भी क्षेत्र का साम्राज्य बनने के पीछे क्या कारण है। समझ रहे हैं बात को। तो मगध के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, मगध के साथ हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। कल हम लोग मगध के साम्राज्य के उत्कर्ष की कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और आप लोग इस नंबर पर जरूर एक बार कॉल कर लीजिएगा। ये जो नंबर है 949142463354 है ना, इस पर आपको जरूर कॉल कर देना है। और हमारे ऐप के माध्यम से कौन कौन सा क्लास हो रहा है, उसका टाइम टेबल क्या है ना, उसके किस प्रकार नोट्स हैं, ये सभी की सुविधाएं आपको इस ऐप के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है मित्र। और जेटेट का क्लास स्टार्ट हो चुका है क्योंकि जेटेट की वैकेंसियां बहुत जल्दी आने वाली है। अन्य एग्जाम जो है उसकी भी वैकेंसियां आने वाली है। तो ये सभी की जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। हम लोग कल 2 बजे मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर। टॉपिक का नाम क्या होगा, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्लस मौर्य साम्राज्य। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।